जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जीके 2020 भाग 25 के अंतर्गत मिलकर के हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर ये कहाँ से निकलती है? तो हरिके बैराज से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्य है राजस्थान। ओके, अगला सवाल, तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो तपोवन विष्णुगढ़ जल परियोजना उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और किस नदी पर है? तो नदी का नाम है धौली गंगा। किस नदी पर है? विष्णुगढ़ तपोवन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो धौली गंगा नदी पर है। किस राज्य में? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली जिले में है। उत्तराखंड के चमोली जिले में है। तो आप इसको भी याद रखिए। अगला सवाल, आर्य तिब्बत से आए, ये किसका कथन है? मतलब कौन मानता है कि आर्य तिब्बत से भारत में आए थे? तो यह मानने वाले विचारक हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का विचार है कि आर्य तिब्बत से आए थे, जबकि तिलक, बाल गंगाधर तिलक का विचार है कि आर्य ध्रुवी प्रदेश से आए थे। ओके, और साथ ही ये भी याद रखिए, मैक्स मूलर, विद्वान मैक्स मूलर का कहना है कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। तो मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ध्रुवी प्रदेश, और दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत प्रदेश से आर्य आए थे। ओके, अगला सवाल, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या है 108। ओके, 108 उपनिषदों की संख्या है। अगला सवाल, इरावदी नदी सबसे लंबी नदी किस देश की है? यानी इरावदी नदी सबसे लंबी किस देश की नदी मानी जाती है? तो किस नदी की? अरे किस देश की? म्यांमार की। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इरावदी। ठीक है। अगला सवाल, गोलन हाइट्स स्थल, गोलन हाइट्स स्थल किन देशों के मध्य है? तो याद रखिए, गोलन हाइट्स स्थल एक विवाद का कारण है। और विवाद किसके किसके बीच में है? तो इजराइल और सीरिया। गोलन हाइट्स का विवाद एक स्थल है और इसका विवाद का कारण किन देशों के बीच में है? तो इजराइल और सीरिया के बीच विवाद का कारण है गोलन हाइट्स स्थल। ओके, भारत चीन के मध्य बफर स्टेट कौन है? तो भारत और चीन के मध्य बफर स्टेट का काम करता है नेपाल। नेपाल, भारत मैप में देखेंगे तो भारत और नेपाल के, भारत और चीन के बीच नेपाल स्थित है। तो यह एक बफर स्टेट का काम करता है। भारत और चीन की सीमा मिलती है, लेकिन बीच में कुछ जगह नहीं मिलती क्योंकि बीच में नेपाल है, इसलिए नेपाल बफर स्टेट का कार्य करता है। अगला सवाल, कच्चा दीवु द्वीप किस देश के मध्य है? तो कच्चा दीवु द्वीप जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। भारत और श्रीलंका के मध्य है। ओके, और ये भारत और श्रीलंका कहता है कि यह मेरा है और भारत कहता है मेरा है। दोनों अपना अधिकार जमाते हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच विवाद का एक कारण है। कौन सा? कच्चा दीवु द्वीप। ओके, अगला सवाल, अर्जेंटीना के पशुपालकों को क्या कहते हैं? तो अर्जेंटीना के पशुपालकों को ग्वांको कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वांको। अर्जेंटीना के पशुपालकों को ग्वांको कहते हैं। ठीक। अगला सवाल, थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो थांगटा मार्शल आर्ट मणिपुर से संबंधित है। कहाँ से? मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर में पाई जाने वाली जनजाति कौन है? कुकी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। और वहाँ जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो कुकी जनजाति
पाई जाती है। कीबू लामजाओ पर्वत कहाँ, कीबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। कीबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में। कुकी जनजाति मणिपुर में। थांगटा मार्शल आर्ट मणिपुर में है। इस सभी को आप याद रखिए। अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग। प्याज काटते समय आंखों में आंसू क्यों आता है? तो प्याज काटते समय आंखों में आंसू गंधक के कारण आता है। कुछ हद तक सल्फर भी होता है, आपको याद रखना है। गंधक के कारण प्याज काटते समय आंखों में आंसू आता है। और प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्याज में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो प्याज में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। और प्याज काटते समय आंखों में आंसू गंधक के कारण आता है। ठीक है। अगला सवाल, मेघदूतम की रचना किसने की? तो मेघदूतम की रचना कालिदास ने की। मेघदूतम की रचना कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास। कुमार संभवम की रचना कालिदास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, इन सभी की रचना किसने की थी? तो इन सब की रचना कालिदास ने की थी। ओके। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत, विश्व का लगभग सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो अरावली है। कौन सा है? अरावली। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है। ओके। अगला सवाल, ITCZ का पूरा नाम क्या है? ITCZ का पूरा नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ओके। अब ये होता क्या है? तो ये जो है, देखिए क्या होता है, ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, इसके ऊपर 23.5 अंश कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा। और व्यापारिक पौने जब चलती हैं इधर और इधर, तो ये व्यापारिक पौने विषुवत रेखा पर टकराती हैं। व्यापारिक पौने विषुवत रेखा के क्षेत्र में टकराती हैं और एक जो जोन बनता है, एक क्षेत्र बनता है वायु का, उसे ही कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। ओके। जब कर्क रेखा की तरफ से व्यापारिक पौने और मकर रेखा की तरफ से व्यापारिक पौने, कर्क रेखा की तरफ से और मकर रेखा की तरफ से व्यापारिक पौने विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं और वो आपस में टकराती हैं, तो एक क्षेत्र बनता है जिसे कहते हैं ITCZ या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन उसे कहते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। 76वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 76वां संविधान संशोधन 1994 में किया गया और यह तमिलनाडु में OBC को 69% आरक्षण देने के लिए ये लिया गया था। कितना को संशोधन किया गया था? तो 76वां संविधान संशोधन 1994 में किया गया। तमिलनाडु राज्य में 69% आरक्षण को लागू करने के लिए, और इसे 9वीं अनुसूची में रखा गया। 9वीं अनुसूची में इसे रखा गया। ओके। 76वां संविधान संशोधन 1994 में तमिलनाडु में OBC के लिए 69% आरक्षण को लागू करने के लिए किया गया और इसको जो है कहाँ रखा गया? इसको 9वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? तो राज्यों की विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। राज्यों की विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। साथ ही जिन केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली और पांडिचेरी में भी विधानसभा है, तो दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में। ओके। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य। यानी अगर राज्यों में विधानसभा है उसके सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर विधानसभा है तो उसके सदस्य मिलकर के चुनाव करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का। हर राज्य के लिए राज्यसभा की सीटें निर्धारित रहती हैं। ठीक है। बेदरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो आपको याद रखना, बेदरा का युद्ध
1959 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था। और इसमें हार किसकी हुई थी? डचों की हार हुई थी। ओके, अंग्रेजों की तरफ से कौन था गवर्नर? तो लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। तो बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। अंग्रेजों की विजय होती है और डच जो है पराजित होते हैं। ठीक है, अगला सवाल, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972 में लाया गया था। आप इसको याद रखिए। ठीक है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई। कहाँ? तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से। अभी उसका नाम क्या कर दिया गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क। ओके, हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई। किस नाम से? गज तमे नाम से। ठीक है, अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना टेनिस प्रतियोगिता कौन है? तो विश्व का सबसे पुराना टेनिस प्रतियोगिता विंबलडन है। कौन सा है? विंबलडन है। कहाँ होता है? तो ब्रिटेन में होता है। तो विश्व की सबसे पुरानी टेनिस प्रतियोगिता है विंबलडन। कहाँ होता है? ब्रिटेन में होता है। क्रोमाइट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्रोमाइट का वैज्ञानिक नाम है आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। आयरन क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमाइट का वैज्ञानिक नाम। साथ ही याद रखिए, रासायनिक भी दे तो वो भी यही है, रासायनिक। चाहे वैज्ञानिक कहिए चाहे रासायनिक कहिए, उसका तो क्रोमाइट का वैज्ञानिक या रासायनिक नाम क्या है? आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? FeCr2O4 होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वर्ण लेखन में किया जाता है। वर्ण लेखन, जैसे मोबाइल चलाते हैं आप लोग, उसमें विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं, तो वर्ण लेखन में इसका प्रयोग क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है। किसका प्रयोग? क्रोमाइट का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, ये GK 2020 में हम लोग इन प्रश्नों पर चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।